हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी विद जॉय के साथ व्यस्त होंगे। तो आपका यहाँ एनसीईआरटी एंजॉय में स्वागत है। और आज हम लोग जो है लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे और ये क्लासेस जो है यहाँ पे सोमवार से लेके शनिवार तक जो है आपको दिन में 11 बजे जो है उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक है। और आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ज़रूरतमंद बच्चों तक ये क्लासेस ज़रूर पहुंचाएं। और आप लोग को दोस्तों मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रोज़ाना एक बार आपको याद दिलाती हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी बुक लेकर बैठे और कापी पेन लेके बैठे और जो चीज़ें आपको न समझ में आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लिया जाए कि हमने क्या पढ़ा था लेक्चर 2 में। एक बार वन शॉट रिवीजन करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो है एनसीईआरटी की क्वेश्चन डिस्कस की जाएंगी। इन चैप्टर से जो एमसीक्यू बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक, तो हमने लेक्चर 2 में जो है प्राणी समभोजी के बारे में बात की थी। ठीक है, तो जो पोषण के प्रकार हैं उनके बारे में हम लोग बात किए थे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जो प्राणी समभोजी पोषण होते हैं उसके बारे में क्या डिफिनेशन दी गई थी। तो यहाँ पे दिया गया था, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का ठोस रूप में ग्रहण करते हैं तथा उसका भक्षण करते हैं, प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। ठीक, और उसके बाद प्रायः सभी जीव इस प्रकार के होते हैं, जैसे हमने उदाहरण दिया था यहाँ पे अमीबा, मनुष्य और मेंढक होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने बताया था मृतोपजीवी पोषण के बारे में बताया था। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या दिया गया था, यहाँ पे ये दिया गया था कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे मृत जीवों, ये चीज याद रखिएगा, मृतोपजीवी में मृत जीव, मरे हुए जीव के अवशेषों, ठीक है, और उत्सर्जी पदार्थ पर निर्भर होते हैं। ठीक, और उसके बाद मृत पोषी पोषण कहलाते हैं ये। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया था, कवक दिया गया था, बैक्टीरिया दिया गया था, प्रोटोजोआ दिया गया था इत्यादि। ठीक, और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे बताया गया था कि जैसे कोई सड़ी गड़ी लकड़ी हो तो आप लोग देखते होंगे कि मतलब वहाँ पे जो है मतलब मशरूम लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं आप लोग, वो निकलता है। तो वो एक प्रकार का कवक ही है। और यहाँ पे देखिए जैसे है ये क्या होता है कि जैसे आपके घर में अगर जो कभी भी रखा होगा कि जैसे रोटी होगी या ब्रेड होगा तो उस पर देखते होंगे कि फफूंदी लग जाती है, तो वो एक प्रकार का जो है कवक ही होता है। ठीक, और खासकर मृत पोषी जीवों में जो है कवक जो है शामिल होते हैं। और उसके बाद हम लोग परजीवी पोषण के बारे में बात किया थे कि यहाँ पे देखिए वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरे जीवित जीवों, ठीक है, मरे हुए यहाँ की बात नहीं की गई है। और उसके बाद ये परजीवी पोषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया गया था जू जैसे मनुष्यों के या जानवरों के शरीर पे रख के उनके शरीर पे रहते हैं और जो है उन्हीं से खून वगैरह चूसते हैं, अपना पोषण प्रदान करते हैं। और देखिए यहाँ पे जोंक भी है। जोंक जो है एक ऐसा जीव है जो खून चूसता है दूसरे की बॉडी पे रह के। और उसके बाद पादपों में हमने क्या एग्जाम्पल दिया था, जैसे अमरबेल जैसे दूसरे पादपों पे जैसे देखते होंगे एक नया पादप जो है पनपता है, काफ़ी आप लोग देखे होंगे, तो उसे जो है अमरबेल कहते हैं। अमरबेल जो है आप लोग गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो वहाँ काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है फिर हमने बात किया था कि प्रकाश संश्लेषण व आवश्यक कच्ची सामग्री। और देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसके बाद उसके लिए कच्ची सामग्री क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे चलिए
प्रकाश संश्लेषण में हमने क्या देखा था वो देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में देखिए, इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और यहाँ पे देखिए लाइट रिएक्शन जो है, लाइट एनर्जी जो है ये सन द्वारा प्राप्त होती है, आती है तो एक पौधे पे गिरती है, तो इसके जो रंध्र होते हैं जो स्टोमेटा कहते हैं, तो वो उस ऊर्जा को जो है अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करता है। फिर यहाँ से वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको भी अवशोषित करता है, और यहाँ पे जो है सन की जो ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और फिर यहाँ से देखिए जो वाटर चाहिए होता है पौधों के लिए, तो वो जो है जड़ों से प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद जब अपना भोजन बनाते हैं, फिर यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग के लिए उपयोगी है। फिर उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की हम लोग परिभाषा समझे थे कि जैसे देखिए, स्वपोषी जीव मुख्यतः पादप और या कुछ बैक्टीरिया जैसे बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, ये एक प्रक्रम है प्रकाश संश्लेषण, जो पेड़ पौधों में भोजन बनाने का एक प्रक्रम है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक और भी परिभाषा दी थी कि अगर जो पहले परिभाषा से आपको न समझ में आए हो तो यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। ठीक, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को CO2 व H2O और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट है। इस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है और वे जीवित रहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, उसके बारे में बात की थी। फिर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या होती है ये देखते हैं। तो कच्ची सामग्री में क्लोरोफिल है, जो हरित लवक एक अहम भूमिका होती है। ठीक, इस कारण ही पादप का रंग जो है हरा होता है। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जल जो है H2O, ठीक, ये भी एक कच्चा पदार्थ है। फिर सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है। ये चार चीज़ें जो है कच्चे पदार्थ के रूप में पौधे लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब देखिए इसकी प्रक्रिया क्या होती है प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को जो है अवशोषित करना होता है। ठीक, ये जो सनलाइट होता है उसको अवशोषित करता है। फिर इस क्लोरोफिल में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक, उसको बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ये कोई पत्ते का सरफेस है, यहाँ पे उठा के हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ पे देखिए ये बंद प्रकार का स्टोमेटा है और ये ओपन प्रकार का स्टोमेटा है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देखिए वायुमंडल से यहाँ पे CO2 आ रही है और यहाँ से जो है मतलब जो जल है वो भी लिया जा रहा है जड़ों द्वारा, और यहाँ से O2 जो है निकल रही है। ठीक, इनका ये प्रोसेस है। फिर उसके बाद देखिए जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन मतलब टूटना होता है। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दी रखी गई थी। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से प्राप्त होता है, ये जो है H2O जल पेड़ पौधों में जड़ों द्वारा होता है। और यहाँ पे देखिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है, फिर ये क्लोरोफिल भी है। अब देखिए यहाँ जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो जो है इसमें कार्बन और ये ऑक्सीजन जो है इसी कार्बन डाइऑक्साइड से अपचयन द्वारा आते हैं। ठीक, जो उत्पाद बनता है, और H2O से जो ये 6O2 है ये अपघटन द्वारा जो है बनता है। ठीक, इसे यहाँ पे हम लोगों ने ये बताया था। फिर आज का लेक्चर जो है थर्ड लेक्चर, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आज हम लोग जो है रंध्र और स्टोमेटा के बारे में बात करेंगे कि ये चीज़ क्या होता है। ठीक है, अब स्टोमेटा को जो है डिटेल में जानेंगे तो ये पत्ती का वो मतलब इकाई है सूक्ष्म जिसे के कारण श्वसन प्रक्रिया होती है। ठीक, अब पेड़ पौधों में भोजन निर्माण। तो उसके बाद ये देखिए कैसे होता है कि ये देखिए सबसे पहले ये स्टोमेटा क्लोज है यानी बंद है। ये पत्ते का जो है एक पत्ता हमने लिया यहाँ पे देखिए, और इसको 20 से आधे से काट दिया। ठीक है, आधे से काटने पे कुछ इस प्रकार होगा। फिर इसका एक छोटा सा पोर्शन हम लोग सूक्ष्मदर्शी पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह संरचनाएं दिखाई देंगी।
ठीक है। अब ये देखिए जो स्टोमेटा है ये बंद प्रकार का स्टोमेटा है और ये जो है खुले प्रकार का स्टोमेटा है। अब इस स्टोमेटा में ये चीज क्या है, तो ये चीज जो है आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो आपको प्रकाश संश्लेषण में चाहिए होता है वो यहाँ होता है, स्टोमेटा के यहाँ कोशिका में होता है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट। और उसके बाद ये जो पीला वाला भाग है ये पूरा ये यहाँ पे मतलब स्टोमेटा हमेशा पेयर के रूप में ही रहता है, याद रखिएगा। और ये जो है मतलब यहाँ पे वैक्यूल यानी रिक्तिका है, ठीक है। क्लास 9th में आप लोग रिक्तिका के बारे में पढ़े होंगे, केंद्रक के बारे में पढ़े होंगे, क्लोरोप्लास्ट भी वहीं पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे समझाया गया है कि प्रकाश संश्लेषण। और ये सेल वॉल भी दिया गया है। तो सेल वॉल देखिए जो बाहरी आवरण है, कोशिका भित्ति जिसे हम लोग कहते हैं, ये चीज यहाँ पे है। और उसके बाद जो है ये यहाँ पे गार्ड सेल भी है, जैसे यहाँ पे होती है, ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म में, तो वो इस प्रकार होती है। अब देखिए इसी ये जो खुले प्रकार का जो स्टोमेटा है, तो ये यहाँ से क्या होता है, बाहर से इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आता है और जब भोजन बन जाता है तो यहीं से जो है फिर O2 निकल जाता है, ठीक। और उसके बाद देखिए रंध्र की परिभाषा क्या दी गई है, रंध्र या इसे इंग्लिश में जो है स्टोमेटा कहते हैं, ठीक। तो उसके बाद देखिए इसमें क्या बताया गया है कि पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों, ठीक है, वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं, ठीक। अब देखिए कोमल भागों, जैसे आपने आम का जो हार्ड पार्ट देखा होगा जो काला रंग का होता है जो बाहर है, तो वहाँ पे ये रंध्र नहीं पाए जाएंगे। लेकिन जो आम के जो डंठल हरे होंगे या पत्तियां जहाँ हरी भाग होंगी वहाँ ये छोटे छोटे रंध्र जो है आपको देखने को मिलेंगे, वो भी सूक्ष्मदर्शी से, ऐसे ही जाके मत देखने लगिएगा, ठीक है, आपको नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है ये क्या करते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा ही होता है, ठीक है, जो वायुमंडलीय गैसें जैसे O2 और CO2। तो उसके बाद आदान, आदान मतलब यहाँ पे CO2 को लिया जा रहा है, ठीक है, CO2 को लेना आदान कहलाता है या प्रदान। तो O2 का यहाँ पे जो है बाहर निकाला जाता है, तो इसलिए कहा गया है कि गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया व विधि कैसे होती है। फिर उसके बाद देखिए रंध्रों की गति विधियां द्वारा कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं, ठीक है। जो ये गति होता है तो ये जो है इसी रंध्र की कोशिका की पर ही निर्भर करती है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधे इन छिद्रों को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। देखिए जैसे खासकर अगर जब रात में आपको प्रकाश नहीं मिलता है तो ये पौधे जो है कुछ इस प्रकार से अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते, देखिए यहाँ पे बंद कर लिए हैं। और उसके बाद छिद्रों का खोलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। ये द्वार कोशिका मतलब ये जो है यहाँ पे खुलता, जहाँ से गैसें आदान प्रदान करती हैं, एक दरवाजे के नुमा होता है, ठीक है। तो इन द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है, द्वार कोशिकाएं में जब वायु अंदर जाती है तो वो फूल जाती हैं। अब ऐसा क्या होता है, अब देखिए किसी भी चीज़ में अगर जो जैसे एक बैलून है उसमें आप लोग हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाता है। जाहिर सी बात है जब उसके अंदर हवा जाएगी तो वो फूल जाएगा। तो वही चीज़ स्टोमेटा में भी है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं तो इनमें जब हवा भरता है तो वो फूल जाती हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक ख़त्म किए लेक्चर 3 का जो है रंध्र स्टोमेटा के बारे में, ठीक। और उसके बाद हम लोग चलते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ डायग्राम भी बना के लाए हैं, यहाँ पे इसको एक बार देख लीजिए डायग्राम को। तो फिर अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है।
तो यहाँ पे देखिए, अमीबा एक कोष की जीव है। ये आपको क्लास 9th में अच्छे से पढ़ाया गया होगा। एक कोष की जीव, बहुकोष की जीव जो है, जीवन की इकाई जो चैप्टर है उसमें ये चीज़ बताया गया होगा। तो अमीबा एक कोष की जीव है। फिर उसके बाद इसमें पाचन अंग नहीं होता है। एक कोशिका में भैया पाचन अंग होगा, अंग तो कई कोशिकाओं से मिलके बनने वाला चीज़ है ना, तो इसमें जो है पाचन जो है नहीं होता है, ठीक। और उसके बाद देखिए अमीबा में पोषण के चरण क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए अमीबा में पोषण का चरण यही होता है कि देखिए अमीबा का संरचना तो निश्चित होता नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए जैसे भी उसके आसपास भोजन आया, ठीक है, यहाँ पे देखिए भोजन आ रहा है, तो भोजन को ये अपना संरचना जो है बढ़ा के इसे फुटपाथ कहते हैं। तो ये जो है इस संरचना को यहाँ पे बढ़ा के जो है इस भोजन को पूरी तरह से घेरेगा। देखिए इसके पास यहाँ पे भोजन आया, अपने इस भाग को बढ़ाकर ये जो है अपने फुटपाथ को, इस भोजन को घेर रहा है। फिर अंततः जो ये जो है ये अब पूरे चारों तरफ से घेर के अपने खाद्य रिक्तिका में जो है सम्मिलित कर लेता है। फिर वहाँ के जो एंजाइम हो गए उसके द्वारा ये भोजन का पाचन करता है, एंजाइमों द्वारा। फिर उसके बाद जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ होता है, देखिए उसके बाद फिर यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो वही चीज़ बताया गया है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, ठीक। और उसके बाद देखिए तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, भोजन का अंतःग्रहण किया गया कूटपाद द्वारा। फिर उसके बाद इसको जो है पाचन किया गया एंजाइमों द्वारा। फिर उसके बाद उससे जो पोषण से मतलब पाचन के बाद जो पोषण निकले उनका अवशोषण किया गया शरीर के वृद्धि व विकास के लिए, ठीक। और उसके बाद अब उन पोषित जो पोषक पदार्थ है उनको जो है जीव द्रव्य में, अपने जीव द्रव्य में मिला लेता है, ठीक है, अपने जीव द्रव्य का हिस्सा बना लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर जो अपचित पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक। अपचित जो पचा ना हुआ वो पदार्थ है। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और जाते जाते इस लेक्चर को जो है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और यहाँ पे जो है आप लोग जो है एनसीईआरटी, मैं एक बार फिर कहूँगी कि एनसीईआरटी जाकर अच्छे से उसको रीडिंग करिएगा, इस नोट्स को भी रीडिंग करके आइएगा, ठीक है, रिवाइज करिएगा। जो टॉपिक ना समझ में आया हो आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।